हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो कि आपका 6 चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसको हम कवर करेंगे। इस चैप्टर की जो टाइमलाइन है वो है 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक। राइट, मीन्स जो 8th सेंचुरी है, 8th सेंचुरी हम 18 लिखेंगे। राइट, और 701, this is the 8th century. 701 to 800, this is the 8th century. And to the 18th century, 18th century का मतलब क्या है, आप यहाँ 18 लिखिए, 1800, right, and 1701, right, this is the 18th century. Right, so in this chapter we will study about the religious belief and practices from 8th century to 18th century. सो आपका जो फर्स्ट पेज दिया गया है वो ओवरव्यू का दिया गया है। उसी से हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज हैं जो वो हमने जो निकाले हैं कि किन चीज़ों के ज़रिए हमें पता चलता है रिलीजियस बिलीफ के बारे में और प्रैक्टिसेस के बारे में 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, वैरायटी ऑफ टेक्स्ट। वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर, उसमें स्तूपाज आ जाते हैं, मोनेस्ट्री आ जाती हैं एंड टेम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है भाई, स्तूपा से हमें बुद्धिज़्म के बारे में पता चलता है, मोनेस्ट्रीज से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पता चलता है, टेम्पल्स हैं जो सनातन या हिंदू धर्म के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, सो उसी तरीके से कुछ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस भी थे विच टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। जो रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं उनमें कुछ टेक्स्ट भी हैं, जैसे कि पुराणाज। ठीक है, पुराणाज भाई वेदों का एक छोटा सा रूप है पुराणाज। किसका रूप है? वेदों का छोटा सा रूप है पुराणाज। वेद जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं, लिखे गए डिफ़िकल्ट संस्कृत में। भाई वो कॉमन आदमी उनको नहीं समझ सकता था, क्योंकि डिफ़िकल्ट जो संस्कृत है वो कॉमन आदमी की समझ से बाहर थी। ठीक है, और वैसे भी वीमेन और शूद्राज के लिए वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था। तो ऐसे में पुराणाज लिखे गए और पुराणाज है जो वो सबके लिए स्टडी करना अलाउड कर दिया गया। ठीक है, सो डेफिनेटली पुराणों से भी हमें रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है। फिर इस टाइम के जो सेंट्स थे, मीन्स संत महात्मा थे, उनकी कंपोजिशन से भी हमें रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है। ठीक है, वो हिम्स के ज़रिए, भजनों के ज़रिए, या फिर कह सकते हैं उनके सॉन्ग्स वगैरह जो वो लिखते थे, तो उनसे भी हमें रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में पता चला। फिर हैजियोग्राफी से भी पता चला। हैजियोग्राफी क्या होती है? किसी भी रिलीजियस लीडर की बायोग्राफी को ही हैजियोग्राफी कहा जाता है। सो रिलीजियस लीडर्स की जो बायोग्राफी हैं उनसे भी हमें रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिली। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज मोज़ेक, ए मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। मोज़ेक का मतलब होता है चित्रण करना, एक्सप्लेनेशन करना एक तरह से। ठीक है, सो ये कह सकते हैं कि रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस की एक्सप्लेनेशन। ए वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन स्कल्पचर्स एंड टेक्स्ट। उस टाइम में स्कल्पचर्स के अंदर मीन्स इमेजेस में और टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी रेंज थी गॉड एंड गॉडेसेस की। भगवानों की बिल्कुल लाइन लगी हुई थी। ठीक है भाई, मूर्तियों में अलग अलग मूर्तियों के जरिए अलग अलग गॉड्स को पूजा जाता था। फिर गॉडेसेस की भी बहुत ज़्यादा जो इमेजेस हैं वो चल रही थी। और टेक्स्ट के अंदर भी, चाहे वो पुराण थे, पुराणों में है जो अलग अलग भाई शिव पुराण, विष्णु पुराण, फिर दुर्गा से रिलेटेड भी है जो बहुत सारे टेक्स्ट हैं। सो उनमें अलग अलग है जो रेंज गॉड एंड गॉडेसेस की दी गई है। लेकिन जो मेजर डाइटीज़ थे, वो मेजर जो बड़े मेन जो गॉड्स थे वो कौन थे? विष्णु, शिवा एंड गॉडेसेस। गॉडेसेस में आप दुर्गा मान लीजिए, उसी को है जो पार्वती भी कहा गया है, उसी से काली भी कहा गया है। ठीक है, सो
इसी में आपका फर्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। क्या है फर्स्ट टॉपिक आपका? इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, इकट्ठा करना, ठीक है। और कल्ट्स का मतलब होता है डिफरेंट जो रिलीजियस सिस्टम हैं या रिलीजियस ग्रुप हैं उनको कल्ट्स बोला जाता है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन करने की, कल्ट्स को इंटीग्रेट करने की, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 712 में या फिर कुछ बुक में है जो आपकी एनसीईआरटी में 711 भी गिवन है, मोहम्मद कासिम ने है जो अटैक किया था इंडिया पर, फर्स्ट अरबी अटैक था ये। इस अटैक के बाद है जो इस्लाम की एंट्री इंडिया में हो गई थी और बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कन्वर्ट हो रहे थे इस्लाम के अंदर। सो इसी वजह से ज़रूरत पड़ी कि जो कल्ट थे, जो छोटे जो लो ट्रोडन कल्ट्स थे, मींस जो नीची जातियों के जो रिलीजियस ग्रुप थे, उनको इंटीग्रेट करना ज़रूरी हो गया था। तो इसके लिए ब्राह्मणों ने है जो 2 प्रोसेस को फॉलो किया। फर्स्ट प्रोसेस क्या थी? डिसेमिनेटिंग द ब्राह्मणिकल आइडियाज़। ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को डिसेमिनेट करना मीन्स फैलाना, स्प्रेड करना, ठीक है। अब ब्राह्मणिकल आइडियाज़ कहाँ थे? ब्राह्मणिकल आइडियाज़ कहाँ? वेदास में थे, ठीक है। अब वेदास तो डिफ़िकल्ट संस्कृत लैंग्वेज में थे और वो भी वीमेन के लिए और शूद्राज के लिए पढ़ना अलाउड नहीं थे। तो फिर ब्राह्मणों ने क्या किया? पुराणाज के ज़रिए, पुराणों में है जो सिंपल संस्कृत में ये वेदों के जो आइडियाज़ हैं वो लिखकर और स्टोरीज़ के ज़रिए है जो वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है। जिससे क्या है, जो विमेन हैं, शूद्राज हैं या लो ट्रोडन जो भी हैं, वो भी है जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को पढ़ सकें, उनको समझ सकें, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम किया ब्राह्मणों ने एक्सेप्टिंग का एंड रिवर्किंग का। उन्होंने जो उनके अपने बिलीफ थे या प्रैक्टिसेस थी उन पर है जो रिवर्क करना स्टार्ट किया और दूसरों के जो बिलीफ और प्रैक्टिसेस थी उनको है जो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी जो सोशल कैटेगरीज थी उनके बिलीव्स को और प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया। लेकिन कैसे किया? थ्रू द डायलॉग्स बिटवीन द ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। अब जो ग्रेट ट्रेडिशन है उसको फॉलो करने वाले दोनों ही ग्रुप थे। डोमिनेटिंग ग्रुप कौन सा था? ब्राह्मण, जाट, राजपूत, ये है जो डोमिनेटिंग ग्रुप थे। और लिटिल ट्रेडिशंस जो वो ट्रेडिशन जो नीची जातियों द्वारा है जो फॉलो किया जाता था, राइट, जो पेजेंट्री द्वारा फॉलो किया जाता था। सो इनके बीच है जो डायलॉग्स के ज़रिए जो एक्सेप्टिंग है और रिवर्किंग है वो की गई। ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन जो टर्म्स हैं दोज वर गिवन बाय द रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन जो टर्म्स हैं वो किसके द्वारा दी गई? वो दी गई रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है सीबीएसई में, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन को है जो इंटीग्रेट किया गया। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में पुरी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल है। भाई जगन्नाथ की जो मूर्ति है वहाँ पर जो बनाई गई है वुड से, लकड़ी से बनाई गई है। और लकड़ी का काम करने वाले कौन थे? डेफिनेटली वो जो लोअर कास्ट हैं उनसे बिलोंग करते थे। एक तरह से जगन्नाथ है जो किनका गॉड हो गया? लिटिल ट्रेडिशन को फॉलो करने वालों का, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों ने अब इसको क्या किया? जगन्नाथ को विष्णु के साथ है जो कोरिलेट कर दिया, विष्णु के साथ अटैच कर दिया। और विष्णु के साथ अटैच करने पर क्या है, वो ग्रेट ट्रेडिशन का भी पार्ट बन गया। सो इस तरीके से है जो उसका क्या कर दिया गया? इंटीग्रेशन कर दिया गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ गॉडेस कल्ट्स। गॉडेस कल्ट्स, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप भी थे जो गॉडेसेस को मानते थे। अब उन गॉडेसेस कल्ट्स का भी इंटीग्रेशन किया गया ब्राह्मणों द्वारा। कैसे किया गया? उन्होंने जो मेन गॉडेसेस थे
उनको मेन गॉड्स के साथ है जो वो अटैच कर दिया गया। जैसे लक्ष्मी को बताया गया किसकी वाइफ, विष्णु की, ठीक है, लक्ष्मी को विष्णु की वाइफ के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, पार्वती को गॉड शिवा की वाइफ के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया। तो इस तरीके से जो गॉडेस कल्ट्स थे उनका भी इंटीग्रेशन कर लिया गया, उनका भी जो एकीकरण है वो कर दिया गया था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या है? डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब डिफरेंसेस किन के बीच में? तांत्रिक ट्रेडिशन एंड वैदिक जो ट्रेडिशन है उसके बीच में, और पौराणिक जो ट्रेडिशन है उसके बीच में। अब तांत्रिक ट्रेडिशन क्या होता था? फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ गॉडेस वर ऑफन क्लासिफाइड एज तांत्रिक। जो गॉडेसेस को वर्शिप करने वाले थे, करने की जो फॉर्म थी, उसी को है जो तांत्रिक ट्रेडिशन के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर वाइड स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारा जो है सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। इसमें है जो तांत्रिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी हद तक फैली हुई थी। एंड दीज प्रैक्टिसेस वर ओपन फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। और तांत्रिक जो ट्रेडिशन है उसके डोर मैन एंड वीमेन दोनों के लिए ओपन थे, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं थी। द डिफरेंसेस ऑफ द कास्ट एंड क्लास वर इग्नोर्ड। और कास्ट को लेकर और क्लास को लेकर भी किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं थी। किसी भी कास्ट का कोई भी आदमी है जो वो तांत्रिक ट्रेडिशन में एंटर कर सकता था, तांत्रिक ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकता था। एंड मैनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड शैविज्म एंड बौद्धिज्म। भाई इन्हीं कुछ आइडियाज़ ने है जो वो शैविज्म और बुद्धिज्म को भी है जो प्रभावित किया इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। फिर ऑल दीज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ हिंदू रिचुअल। और हिंदी रिचुअल में भी इस तरह की कुछ बिलीफ और प्रैक्टिसेस हैं जो वो दी गई हैं, ठीक है। फिर डिफरेंसेस इन वैदिक एंड पौराणिक ट्रेडिशन। अब जो वैदिक ट्रेडिशन है, वैदिक ट्रेडिशन के अंदर जो मेन गॉड हैं वो कौन कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। और वैदिक जो ट्रेडिशन है, वैदिक ट्रेडिशन किस में है? जिसमें वेदों को इम्पोर्टेंस दिया जाए, ठीक है। अब वेदों को इम्पोर्टेंस दिया गया वैदिक ट्रेडिशन में, और वैदिक ट्रेडिशन के जो मेन गॉड हैं वो अग्नि, इंद्र और सोमा थे। और इसमें है जो वेदों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। भाई जो भी मंत्रोच्चारण है वो एज यूजुअल है जो वेदों में दिया गया है उनको उसी तरीके से फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। और वेद हैं जो वो डिफ़िकल्ट संस्कृत में लिखे हुए थे। दोज वर नॉट अलाउड टू रीड फॉर वीमेन एंड शूद्रास। वीमेन और शूद्रास है जो वो उसको स्टडी नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम पौराणिक ट्रेडिशन की। अब धीरे धीरे जो अग्नि, इंद्र और सोम थे जो कि मेन गॉड थे वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर, वो मार्जिनलाइज्ड होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। उनका जो इम्पोर्टेंस है वो कम होना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे है जो विष्णु, शिवा और गॉडेसेस वो है जो मेन गॉड एंड गॉडेसेस के तौर पर है जो जाना जाने लगे, ठीक है। और पौराणिक ट्रेडिशन के अंदर विष्णु, शिवा और गॉडेसेस है जो उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया था। इवन देन आज तक भी हम विष्णु, शिवा और गॉडेसेस को ही वर्शिप करते हैं अब, ठीक है। सो जो पौराणिक ट्रेडिशन है वो पुराणों पर डिपेंड है। और पुराण है जो वो क्या है? वेदों का ही स्वरूप है। फर्क इतना है जो पौराणिक ट्रेडिशन है, जो पुराण हैं वो लिखे गए हैं सिंपल संस्कृत में, और पुराण है जो वो अलाउड है हर एक के लिए रीड करना। हर कोई है जो उनको स्टडी कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि शूद्रास स्टडी नहीं कर सकते, वीमेन स्टडी नहीं कर सकते, नहीं, कोई भी स्टडी कर सकता है, ठीक है। और उसमें पुराणों के अंदर है जो वेदों को ही बताया गया है, बट स्टोरीज के जरिए, कहानियों के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। फिर सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, भाई ये तो था डिफरेंस। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या था?
सेम इसी तरह का है जो वो कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है। तांत्रिक जो ट्रेडिशन है वो वेदों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता था। जो वैदिक ट्रेडिशन है वो वेदों को बहुत ज़्यादा है जो इम्पोर्टेंस देता था। उसी तरह वेदों के अंदर भी यह है जो क्या है, जो गॉड थे हमारे मेन गॉड, जो विष्णु है, शिवा है, गॉडेसेस हैं, इनमें भी है जो काफ़ी है जो सुप्रीमेसी को लेकर है जो डिफरेंस किया गया है। भाई जो विष्णु के फॉलोवर हैं वो विष्णु को सुप्रीम बताते हैं, शिवा के जो फॉलोवर हैं वो शिवा को सुप्रीम बताते हैं, और जो गॉडेसेस को मानने वाले हैं वो बताते हैं कि गॉडेसेस से ही है जो त्रिदेवों का जन्म हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। अब ब्रह्मदेव का एक ही टेम्पल सुनने में आता जो कि पुष्कर में है राजस्थान के अंदर। अदरवाइज मेरे को कहीं ब्रह्मदेव का जो टेम्पल है वो सुनने में नहीं आता कि यहाँ है। ठीक है। सो ये था डिफरेंसेस। फिर इसी टॉपिक में आपका लास्ट में है जो दिया गया लास्ट पैराग्राफ है भक्ति ट्रेडिशन। अब भक्ति ट्रेडिशन के अंदर भक्ति की फॉर्म दी गई हैं। फर्स्ट फॉर्म है रूटीन वर्शिप। भाई रूटीन में जो वर्शिप की जाती है, ठीक है, टेम्पल्स के अंदर है जो आरती वगैरह किया जाता है, जोत बत्ती वगैरह की जाती है, तो ये आती है हमारी रूटीन वर्शिप में। ठीक है। एक्सटेटिक एड्रोसिन, ठीक है, और सिंगिंग एंड चैंटिंग। एक्सटेटिक एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब भी क्या होता है? एडोरेशन का मतलब भी भक्ति ही होता है, डिवोशन ही होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक जो आदमी है, जो भक्त है, वो पूरे तरीके से भगवान में ही खोया रहता है। ठीक है, भक्ति में खोया रहता है। ठीक, पूरा मगन होकर हर टाइम, किसी भी टाइम पूछ लीजिए, वो है जो भक्ति की ही बात करेगा, अपने गॉड की ही बात करेगा। ठीक है। तो सिंगिंग और चैंटिंग। अब सिंगिंग और चैंटिंग के ज़रिए भी है जो डिवोशन की जाती थी, भक्ति की जाती थी। भाई बहुत सारे हिम्स वगैरह हैं जो वो सिंग किए जाते थे, गाए जाते थे, और मंत्रोच्चारण वगैरह, ये तो है जो हमारी पद्धति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी रिलीजियस पद्धति का। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। अब पोएट सेंट्स इस टाइम में, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जो पोएट सेंट्स हैं वो एक लीडर्स के तौर पर एमर्ज्ड हुए। किसके तौर पर? एक लीडर्स के तौर पर। और उनके आसपास है जो उन्हीं के फॉलोअर्स की है जो एक कम्युनिटी है जो वो डेवलप हो गई। एंड ब्राह्मणाज रिमेन्ड इम्पोर्टेंट। और इस दौर में भी जो ब्राह्मणाज हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। किस चीज़ के लिए? इंटरमीडियरीज बिटवीन गॉड एंड डिवोटी। ठीक है। ये माना जाता था कि भक्त को अगर भगवान से मिलना है ना, तो भाई वो माध्यम है जो ब्राह्मण से होकर जाता है। मीन्स ब्राह्मण के घर से ही भगवान का रास्ता जाता है, ये माना जाता था। इन सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन की जो भी भक्ति की फॉर्म थी उनमें ब्राह्मण को है जो इंटरमीडियरीज के तौर पर देखा जाता था, एक माध्यम के तौर पर देखा जाता था जो भगवान को मिलाने वाला है, भगवान और भक्त को मिलाने वाला है। ठीक है। वीमेन एंड लोअर कास्ट कंसिडर द इन एलिजिबल फॉर लिबरेशन। और अकॉर्डिंग टू वेदास, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, वीमेन को और लोअर कास्ट को उनको मोक्ष के से अयोग्य करार दिया गया था कि इनको तो मोक्ष मिलता है नहीं, इनको मोक्ष प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है वीमेन का और लोअर कास्ट का। भाई उनको वेदास ही नहीं पढ़ने दिया जाता था, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये तो मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते। ब्राह्मणों ने बड़ा है जो लोचा पाया इस मामले में। ठीक है। लोअर कास्ट को और वीमेन को बिल्कुल ही है जो हायरार्की में निचले पायदान पर रख दिया। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। भाई दो इम्पोर्टेंट भक्ति ट्रेडिशन की दो इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं, सगुण भक्ति ट्रेडिशन एंड निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन। अब सगुण भक्ति ट्रेडिशन ये होता है विद एट्रीब्यूट्स। मीन्स इसमें है जो बॉडली जो फीचर्स हैं गॉड की वो है जो मानी जाती है। मीन्स इमेजेस वगैरह हैं जो वो क्रिएट करके तब वर्शिप
की जाती है। जैसे शिवा है या विष्णु है, विष्णु की जैसे राम विष्णु के ही इनकारनेशन हैं, और जो कृष्ण हैं वो भी विष्णु के ही इनकारनेशन हैं। इनकी इमेजेस हैं जो वो वर्शिप की जाती है, ठीक है। सो जो एक इमेज के साथ वर्शिप करते हैं, ठीक है, उनको सगुण भक्ति ट्रेडिशन में रखा जाता है। जैसे मीराबाई है भाई, उन्होंने एक पिक्चर है जो कृष्णा की अपने मन में क्रिएट की है, ठीक है, तो वो उसको वर्शिप करती है। तुलसीदास ने है जो राम की जो पिक्चर है वो अपने मन में धारण की, एक बॉडली फीचर है राम की। सो वो भी शगुन भक्ति का पार्ट है। अब निर्गुण भक्ति, निर्गुण मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, मीन्स उसकी कोई जो फिजिकल क्वालिटीज़ हैं, बॉडली जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं है, ठीक है। मीन्स यहाँ कोई इमेज नहीं है भगवान की, कोई जेंडर नहीं है भगवान का, ठीक है। निराकार कहा जाता है जिसको, कि एक निराकार जो फॉर्म है उसको फॉलो किया जाता है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के जो इम्पोर्टेंट डिवोटीज़ हैं या जो इम्पोर्टेंट सेंट्स हैं वो कौन कौन हैं? एक तो कबीर है, जो कबीर और नानक, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कबीर ने दोनों ही चाहे हिंदू थे मुस्लिम थे सबको क्रिटिसाइज किया उन्होंने, ठीक है। और गुरु नानक देव ने भी है जो अपना बिल्कुल अलग हटके है जो ट्रेडिशन, किसी गॉड को नहीं माना उन्होंने, किसी कास्ट वगैरह को है जो उन्होंने फॉलो नहीं किया, बिल्कुल हटके है जो अपना जो नॉलेज है, अपनी जो टीचिंग्स हैं वो समाज में स्प्रेड की, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अलवार्स एंड नैनार्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है भाई। अलवार्स, अब हम इसमें पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जो भक्ति ट्रेडिशन हुआ उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द अलवार्स एंड नैनार्स। जो स्टार्टिंग का जो भक्ति मूवमेंट था साउथ के अंदर या तमिल रीजन के अंदर, उसमें उस मूवमेंट को लेड करने वाले थे अलवार्स एंड नैनार्स। अब अलवार्स कौन थे? अलवार्स वर द डिवोटी ऑफ विष्णु, विष्णु के डिवोटी थे, विष्णु की वर्शिप करने वाले थे। और नैनार्स वर द डिवोटी ऑफ शिवा, नैनार्स कौन थे? शिवा को वर्शिप करने वाले थे, जो भगवान शिव को है वर्शिप करते थे, वो नैनार कहलाते थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड्स। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते रहते थे अपने, और अपने जो गॉड था उसके भजन, उसकी प्रेज में जो भजन वगैरह है वो ये गाते रहते थे। एंड अपनी ट्रैवलिंग के दौरान दे आइडेंटिफाई सर्टेन श्राइन्स एंड एज हाउस ऑफ देयर डाइटी। बहुत सारी श्राइन हैं जो उन्होंने हाउस ऑफ डाइटी के तौर पर आइडेंटिफाई की, राइट। बाद में है जो यही है जो टेम्पल के रूप में है जो फॉर्म में आए, एंड सेक्रेड प्लेसेस के रूप में। बाद में इन्हीं यही सेक्रेड जो प्लेसेस हैं, यही जो टेम्पल्स हैं वो सेंटर बन गए पिलग्रिमेज का, मीन्स तीर्थ यात्रा का। यहाँ पर है जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक तरह से ये पिलग्रिमेज का सेंटर बन गए। द कंपोजिशन ऑफ दीज पोएट सेंट्स बिकेम पार्ट ऑफ टेम्पल रिचुअल्स। और इन सेंट्स के जो कंपोजिशन है, इन्होंने जो पोइटिक फॉर्म में लिखा, वो सब है जो टेम्पल रिचुअल्स का पार्ट बन गए। मीन्स इनके जो भजन हैं वो टेम्पल्स के अंदर गाए जाने लगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट। एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण। भाई कास्ट के प्रति, जातियों के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण था? किसका? अलवार्स का एंड नैनार्स का। बेसिकली जो अलवर और नैनार्स ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणाज। ये कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणाज का जो डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट ही था। एंड दे बिलोंग टू द डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड रेंजिंग फ्रॉम ब्राह्मणाज टू आर्टिजन, कल्टिवेटर्स एंड अनटचेबल्स। जो अलवार्स और नैनार थे वो अलग अलग जो सोशल कैटेगरीज थी उनसे जुड़े हुए थे, राइट। वो ब्राह्मण्स भी थे, वो आर्टिजन्स भी थे, वो कल्टिवेटर्स भी थे एंड अनटचेबल्स भी थे।
मीन्स अप्रोक्सीमेट हर सोशल कैटेगरी से है जो वो अलवर्स और नैनार्स के फॉलोवर थे। देयर कंपोजिशंस वर एज इम्पोर्टेंट एज द वेदास, उनके जो कंपोजिशंस थे वो उसी तरह इम्पोर्टेंट थे जैसे कि वेदास इम्पोर्टेंट थे। उनका एक मेजर जो कंपोजिशन है अलवर्स का वो है नलईरा दिव्य प्रबंधम। क्या है? नलईरा दिव्य प्रबंधम, डिस्क्राइब एज द तमिल वेदा, इसको तमिल वेदा के नाम से जाना जाता है। द टेक्स्ट वॉज एज सिग्निफिकेंट एज फोर वेदास, जो नलईरा दिव्य प्रबंधम है वो उतना ही इम्पोर्टेंस है जितने संस्कृत के वेद्स हैं। वेद्स विच वर चेरिस्ड बाय द ब्राह्मणास, जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है। वीमेन डिवोटीज, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वीमेन डिवोटीज, चाहे वो अलवर्स में थे या फिर नैनार्स में थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज ट्रेडिशंस वॉज द प्रेजेंस ऑफ वीमेन। इस ट्रेडिशन की, इस मूवमेंट की, अलवर और नैनार मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंट फीचर थी वो थी प्रेजेंस ऑफ वीमेन, वीमेन की उपस्थिति। देयर वर टू मेन वीमेन डिवोटीज, दो इम्पोर्टेंट वीमेन डिवोटीज थे उस टाइम पर। दीज आर आंदल, आंदल जो कि विष्णु की डिवोटी थी। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ आंदल वर वाइडली टू बी संग टू डेट। जो कंपोजिशंस हैं आंदल के वो आज तक भी है जो गाए जाते हैं। शी सो हरसेल्फ एज द बिलाउड ऑफ विष्णु, उसने अपने आप को विष्णु की बिलाउड के तौर पर देखा। एंड हर वर्सेस एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर हर डैटी, और उसके वर्सेस से, उसके श्लोकों से है जो उसके डैटी के प्रति, उसके भगवान के प्रति प्यार है जो वो प्रकट होता है। ठीक है। सो ये थी आंदल जो कि एक अलवर थी। ठीक है, क्योंकि विष्णु की डिवोटी थी और विष्णु के डिवोटी किस नाम से जाने गए थे? वो अलवर के नाम से जाने गए थे। नेक्स्ट इज कैरिकल एमियार। मैंने दो वीमेन की बात की थी। फर्स्ट आंदल हो गई जो कि विष्णु की डिवोटी थी, मीन्स अलवर थी, और सेकंड कैरिकल एमियार, डिवोटी ऑफ शिवा। शी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्केटिसिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए कठोर तपस्या का जो रास्ता है वो अडॉप्ट किया, और उसके जो कंपोजिशंस हैं वो नैनार ट्रेडिशंस के अंदर प्रिजर्व किए गए थे, नैनार ट्रेडिशंस के अंदर सुरक्षित रखे गए थे। दीज वीमेन रिनाउंस्ड देयर सोशल ऑब्लिगेशंस एंड बिकेम नन्स। ये जो वीमेन हैं इन्होंने अपना जो सामाजिक ड्यूटी है, सोशल जो ऑब्लिगेशंस है उनको छोड़ दिया। ठीक है, उनसे संन्यास ले लिया एक तरह से। एंड दे बिकेम नन, और वो नन बन गए थे। ठीक है। देयर कंपोजिशन पोज्ड ए चैलेंज टू पैट्रियर्कल नॉर्म्स, और इनके जो कंपोजिशन हैं वो कहीं न कहीं जो पुरुषवादी प्रथा थी, जो पैतृक प्रधान जो सोसाइटी थी उसके लिए एक चैलेंज है जो वो इनके कंपोजिशन से इनके कंपोजिशन से पता लगता है कि इन्होंने है जो चैलेंज दिया एक तरह से पैट्रियर्कल नॉर्म्स को। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन विद द स्टेट। स्टेट के साथ है जो किस तरह के रिलेशंस थे, किनके? अलवर्स के और नैनार्स के, क्योंकि हम अलवर्स और नैनार की ही बात कर रहे हैं। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि भाई पंजाब के साथ कैसे रिलेशन थे, हरियाणा के साथ कैसे रिलेशन थे, तमिलनाडु के साथ कैसे रिलेशन थे, ये नहीं है। मीन्स है भाई उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी उसके साथ किस तरह के रिलेशन रहे हैं अलवर्स के और नैनार्स के। अब गवर्नमेंट क्या थी भाई? मोनार्की थी, रूलर्स बनते थे, राजा बनते थे। ठीक है। सो देयर वर इम्पोर्टेंट चिफडम्स इन तमिल रीजन इन अर्ली फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी। जो फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी थी मीन्स 1 CE से लेकर 1000 CE के बीच में। ठीक है। जो तमिल रीजन के अंदर छोटे छोटे चिफडम्स थे, छोटे छोटे राज्य थे। पलवास एंड नैनार्स, पलवास एंड नैनार्स वर एविडेंटेड फ्रॉम 6th to 9th सेंचुरी। पलवास और नैनाज हैं जो वो 6th से 9th सेंचुरी के बीच में एक स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में है जो एविडेंट हुए थे। इन
तमिल भक्ति hymns, Buddhism and Jainism were opposed. जो तमिल भक्ति हिम्स थे, तमिल भक्ति के जो भजन थे, उनमें जैनिज्म को और बुद्धिज्म को ओपोज किया गया था. एंड देयर वॉज ए कंपटीशन बिटवीन द डिफरेंट रिलीजियस कल्ट फॉर रॉयल पैट्रोनेज. जो राजा का संरक्षण है वो अचीव करने के लिए भक्ति रिलीजियस जो कल्ट थे, रिलीजियस जो ग्रुप थे, उनके अंदर कंपटीशन हो रखा था. ठीक है, हर कोई है जो वो राजा जो रॉयल पैट्रोनेज है वो हासिल करना चाहता था. एंड यहाँ हम बात करेंगे चोल रूलर्स की. चोल रूलर्स सपोर्टेड ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस. चोल रूलर्स ने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया. ठीक है, दे कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स फॉर विष्णु एंड शिवा. अब उन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को अपना समर्थन देते हुए ब्राह्मणिकल सपोर्ट को, ब्राह्मण जो आइडियाज़ हैं उनको बैकअप करते हुए विष्णु और शिवा के टेम्पल बनवाए. अब विष्णु और शिवा के टेम्पल बनाने से क्या हुआ, जो अलवर्स हैं और नैनार्स हैं वो भी है जो एक तरह से सपोर्टर बन गए चोला रूलर्स के, और जो लिंगायत हैं वो भी एक तरह से सपोर्टर बन गए चोला रूलर्स के. ठीक है, दे बिल्ट सम मैग्निफिशेंट शिवा टेम्पल्स. उन्होंने बहुत सारे शानदार है जो भगवान शिव के टेम्पल्स बनाए एट चिदम्बरम के अंदर, थंजावुर के अंदर एंड गंगईकोंड चोलपुरम के अंदर. ठीक है, इन तीन जगहों पर उन्होंने बहुत ही शानदार जो शिव टेम्पल्स हैं वो बनवाए. चोल रूलर्स कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स टू गेट डिवाइन सपोर्ट ऑफ वेलाला पेजेंट्स. जो पेजेंट्स कम्युनिटी थी तमिल रीजन में, उनको वेलाला कहा जाता था. अब उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए चोला रूलर्स ने ऐसा किया. हु रिस्पेक्टेड द नैनार. और ये जो वेलालाज थे ये रिस्पेक्ट करते थे नैनार्स का और अलवर्स का. ठीक है, और यही रीज़न था कि उन्होंने विष्णु और शिवा के टेम्पल बनवाए. दीज किंग्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द सिंगिंग ऑफ तमिल शिवा हिम्स इन टेम्पल्स. ये जो किंग हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तमिल में शिव के जो भजन हैं उनको टेम्पल्स के अंदर. इन्हीं भजनों को उन्होंने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, एंड दैम इनटू टेक्स्ट. उन्होंने इन सब को, ये वर्सेस को तेवरम के रूप में है जो कलेक्ट किया और ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, एंड चोला रूलर्स प्रांतक फर्स्ट हैड मेड मेटल इमेज ऑफ अपार, सबंधर एंड सुंदरार इन ए शिवा टेम्पल. और एक चोला रूलर थे जिनका नाम था प्रांतक फर्स्ट. उन्होंने जो शिवा के टेम्पल में, जो कि नैनार सेंट्स थे, अपार, सबंधर और सुंदरार, उनकी मेटल की इमेजेस बनवाकर उनको टेम्पल में रखा गया था. मीन्स एक तरह से जो सेंट्स थे उनको भी गॉड की तरह ही वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, और ये सब क्यों किया चोला रूलर्स ने? उन्होंने किया जो कॉमन पीपल है उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए. वेलाला जो पेजेंट्स थे, जो पेजेंट कम्युनिटी थी जिसको वेलाला कहा जाता था, उसकी सपोर्ट हासिल करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो है जो वो आपकी हेल्प करेगा. सो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर भविष्य में इन वीडियोस से किसी तरह का कोई भी है जो मोनेटाइज होता है, किसी भी तरह का पैसा आता है, तो हम उस पैसे को, जो स्पेशल बच्चे हैं, मंदबुद्धि जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.